नमस्ते। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी ऋषि जी का, जिन्होंने मुझे आज ये इस मौके पे बात करने का अवसर दिया। इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है, वो ये है कि कोई भी ऐतिहासिक घटना जो है, वो अकेली नहीं होती है। इट्स नेवर अ स्टैंड अलोन थिंग। उसके साथ अनेक घटनाएँ हो रही होती है और हर एक घटना का उसके ऊपर कोई ना कोई असर होता रहता है। तो जब भी हम किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करते हैं तो उसके आजू-बाजू का कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। वरना एक ही इट्स लाइक मल्टी डायमेंशनल, उसका एक ही साइड अगर हम देखेंगे, तो हम सही से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं। इसी तरह जब लाल किले पे भगवा लहराया, ये जो घटना थी वो 1771 में हुई थी। लेकिन उस एक घटना के पीछे कई घटनाएँ हैं, जिनके जिनके होने के कारण हम वहाँ तक पहुँच पाए थे। तो मैं उसके पीछे का थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगी, उस एक घटना के बारे में बात करने से पहले। मैं शुरुआत करूँगी 1556 से। ये करीबन हम 200 साल पहले का इतिहास भी जानने वाले हैं। आपको इसका महत्व समझ में आएगा जब मैं शुरू करूँगी। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मराठा ये जो शब्द है, हमें आज की तारीख में हमें लगता है कि वो एक जाति है। लेकिन मराठा ये शब्द का मतलब मरा महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जो है, उनके लिए भी किया जाता था इसका प्रयोग। तो आज अगर मैंने कभी मराठा इस शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब कोई जाति नहीं होगा, बल्कि दक्खन एरिया में रहने वाले जो हिंदू हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदू हैं, उनके लिए किया जाएगा। क्योंकि ऋषि जी ने मुझे ये बात बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि हमारे जो योद्धा हैं, उन्हें हम जातियों में नहीं बाँटेंगे। तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि मराठा ये शब्द का प्रयोग अगर होगा तो वो किसी जाति के लिए नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं के लिए किया जाएगा। दूसरी बात, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी के साथ जितनी मराठी और इंग्लिश के साथ हूँ। तो बीच-बीच में कुछ इंग्लिश शब्द भी आएँगे, उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। तो आई विल स्टार्ट विथ माय टॉपिक। 1556 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जिससे हिंदू हिंदू इतिहास बदल गया था। वो घटना क्या थी? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा थे और उनकी लड़ाई हुई थी बैरम खान के अंडर जो मुगलों का सैन्य था उसके साथ। अकबर उस वक्त केवल 10 साल के थे और बहरम खान उनके मेंटर थे। हम गार्डियन भी बोल सकते हैं। तो हुआ ये था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको आमतौर पे लोग हेमू इस नाम से भी जानते हैं, बहुत ही साधारण से घर से आने वाले थे वो, और वो कोई खानदानी राजा नहीं थे। उन्होंने जो भी कमाया था अपने बलबूते पे कमाया था। वो मोहम्मद आदिल शाह, जो सुर डायनेस्टी थी, हुमायूं को भारत से निकालने के लिए जो सुर डायनेस्टी वाज रिस्पॉन्सिबल, उसके जो चौथे सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, उनके वजीर थे हेमू। जब हुमायूं के मौत के बाद मौका मिला तो उन्होंने आदिल शाह को कन्विंस किया कि सही मौका है मुगलों को मार गिराने का। उसके चलते हेमू के अंडर बहुत सी बड़ी सी सेना चली गई मुगलों से लड़ने के लिए। वो लोग जीत भी रहे थे। एक जीत के बाद उनके हाथ इतना बड़ा खजाना लगा कि वो उन्होंने अपने आप को राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का खिताब दिया और दिल्ली के तख्त पे जाके बैठ गए। दिल्ली के तख्त पे बैठने वाले हिंदू राजाओं में से ही वॉज वन ऑफ द लास्ट वंस। उसके बाद कोई हिंदू राजा एज सच दिल्ली के तख्त पे बैठा हो, ऐसे मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। तो मूविंग ऑन, वो दिल्ली के तख्त पे जाके बैठ गए, लेकिन बहरम खान जो थे, जो अकबर के मेंटर थे, उनको वो खाली हाथ तो बैठे नहीं थे। उसके बाद हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें हेमू जो है, जिनको अभी हम कहेंगे कि राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका सैन्य जीत रहा था। उनका सैन्य जीत रहा था, लेकिन हुआ ये कि एक तीर उनको जाके लग गया, वो घायल हो गए। अब घायल स्थिति में तो लड़ाई हो नहीं सकती, तो उन्होंने हाथी पे जो बैठे थे, तो उन्होंने अपने हाथी चालक को बोला कि हाथी को जो मैदान है वहां से बाहर निकाला जाए। किंतु हिंदुओं का नसीब खराब था उस वक्त, तो
मुगलों ने उनके हाथी को जाते हुए देख लिया, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें बहरम खान और अकबर के सामने लाया गया और बहरम खान के कहने पे हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा जो थे उनका सर कलम किया गया। उसके बाद से अकबर को गाजी ये किताब मिल गया। गाजी माने काफिरों को मारने वाला। तो ये थी हे राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी। यदि वो मारे नहीं जाते तो हिंदुओं का इतिहास कुछ और होता। दिल्ली के तख्त पे बैठने वाले पहले हिंदू राजा थे। पहले नहीं, लेकिन आखिरी तो आई थिंक जरूर थे। तो उसके बाद से दिल्ली हिंदुओं के कब्जे में आने के लिए बहुत समय लगा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं ने लड़ना बंद कर दिया था? हिंदुओं ने मुगलों को या जो बाहर की ताकतें हैं उनको रेजिस्ट करना बंद कर दिया था? बिल्कुल नहीं। हमारा जो देश है उसमें योद्धाओं की कभी कमी नहीं रही है और वीर योद्धाओं की तो बिल्कुल कमी नहीं रही है। हर हर पड़ाव पे, हर एट एवरी टर्न हिंदूज हैव रेजिस्टेड एवरी इस्लामिक पावर, एवरी फॉरेन पावर। हम सभी जानते हैं महाराणा प्रताप जी का नाम। उन्होंने अकबर के नाक में दम कर रखा था। उनके किस्से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम सभी लोग उनके किस्सों के से बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन किसी का भी कोई भी रेजिस्टेंस वाज नॉट सस्टेनेबल। काल में वो टिक नहीं पाया। लेकिन 1556 में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बलिदान के बाद करीब करीब 70 साल बाद एक ऐसी ऐसी व्यक्ति आई इतिहास के पन्नों में जिन्होंने हिंदुओं का इतिहास बदल डाला। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवनेरी के किले पे भोसले कुल में पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज वो बहुत ही अलग थे। उनके उनके जो कंटेम्पररीज थे, उनके आजू बाजू के जो लोग थे, उनसे वो बहुत अलग थे। केवल जागीरदार बन के उन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाली थी। उन्हें प्यास थी स्वराज्य की। हमारी जमीन पे, हमारी मातृभूमि पे हम किसी और के गुलाम बन के क्यों रहे? क्यों किसी की गुलामी करे? कोई भी आएगा हिंदुओं को मार के चला जाएगा, कोई भी आएगा हमारी बहनों को उठा के लेके जाएगा, कोई भी आएगा गायों को मार के जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों हिंदुओं को सहना पड़ता है? ये प्रश्न वो हमेशा पूछते थे। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके दुश्मन भी यही बोलते आए हैं। जब उनके जीवन का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी मैं। जब अली अदल शाह ने अफजल खान को भेजा था स्वराज्य को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, तब उन्होंने ये बीजापुर के दरबार में एक बात कही थी कि शिवाजी जो है यवनों को बचपन से ही अपमानित करते आए हैं। ये बात आदि आदिल शाह ने कही थी अफजल खान को भेजने से पहले। शिवाजी महाराज के जो पुत्र है छत्रपति संभाजी राजे, उन्होंने भी ये कहा है कि उनके पिताजी जो है वो बचपन से ही यवनों को, मुसलमानों को हराना चाहते थे, हमारी मातृभूमि को आजाद करना चाहते थे। तो वो अपने आजू बाजू के लोगों से अलग थे। शिवाजी महाराज के साथ साथ एक और किरदार था जो हमारे इतिहास के पन्नों में आया था, वो था औरंगजेब। अब शिवाजी महाराज के जो एक्शंस रहे हैं, जो कारनामे रहे हैं, वो कुछ ऐसे थे कि उनकी हर हर मूवमेंट से दिल्ली के तख्त को भूकंप होता था। उन्होंने कुछ भी किया तो दिल्ली के तख्त पे बैठने वाले जो शहंशाह थे उनको ये पता चलता था कि किसी ना किसी दिन ये पहाड़ी चूहा, जैसे जो शिवाजी महाराज को मुगल बोलते थे, कि किसी ना किसी दिन ये पहाड़ी चूहा आएगा और दिल्ली को भी जीत के लेके जाएगा। तो ये डर हमेशा लगा रहता था। और औरंगजेब भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो था नहीं। औरंगजेब तब, जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी, तब औरंगजेब शहजादे थे और दक्खन में थे। लेकिन उनके जो उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे शाहजहां, उनके सबसे लाडले शहजादे थे दारा शिकोह, जो औरंगजेब के बड़े भाई थे। अब दारा शिकोह ऐसा बोला जाता है कि वो सनातन धर्म से
लेकिन नहीं, हिंदू धर्म से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थे, उनको रुचि थी हिंदू धर्म में। और औरंगज़ेब जो थे वो पक्के मज़हबी थे, कुरान को मानने वाले थे, तो उनको अपने बड़े भाई से बहुत शिकायतें थी। उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाई शुरू ही की थी, तब पता चला कि उनके जो पिताजी हैं शाहजहां, वो शाहजहानाबाद, जिसको अभी हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं, वहाँ पे बीमार हैं। तो उनको डर लगने लगा कि कहीं मेरा तख्त ना चला जाए। और मुगलों में तो हम सब जानते हैं कि भाइयों को मार के ही तख्त को हासिल किया जाता है। भाइयों को जिंदा रख के तो गद्दी मिलती नहीं है। तो वो चले गए दिल्ली की ओर, औरंगजेब। उनके बाकी तीनों भाइयों को उन्होंने मार डाला और दिल्ली के तख्त पे जाके बैठ गए। अब उन्होंने एक और चीज की जो बाकी के पहले के शहंशाहों ने नहीं की थी, वो ये थी कि उन्होंने अपने पिताजी को बंदी बना दिया। एक शहंशाह के जीवित होते हुए दूसरा शहंशाह बने, ये was not allowed actually. But despite that, Aurangzeb captured his father and put him in a prison और खुद शहंशाह बन के अपने आप को आलमगीर कहलाने लगे। तो अब आलमगीर अपने तख्त पे मजे से बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो जो पहाड़ी चूहा है जो दक्खन में अपना सैन्य बना रहा है, वो किसी दिन आएगा और दिल्ली उनसे छीन के लेके जाएगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने अपने जो मामू जान थे, मामा जी थे, उनको भेजा, शाहिस्ता खान। शाहिस्ता खान करीब करीब 1.5 लाख का सैन्य लेके दक्खन पे आ पहुंचे। अब जब शाहिस्ता खान दक्खन में आए, तब शिवाजी महाराज खुद पन्हारगढ़ पे सिद्धी जोहर के घेरे में अटके हुए थे। शाहिस्ता खान करीब करीब 3 साल तक पूना में रहे, जो लाल महल है, जहाँ पे बचपन में शिवाजी महाराज रहा करते थे। वहीं पे उन्होंने अपनी छावनी बिठाई। स्वराज्य के जो लोग थे, उन्होंने बहुत बहुत कठिनाइयां झेली है इन 3 सालों में, क्योंकि मुगलों की छावनी स्वराज्य के बीचों बीच आके बैठ गई थी। और हम सब जानते हैं कि मुगलों की छावनी आने के बाद क्या क्या होता था, जो आम लोग थे उनके साथ क्या क्या जुल्म किए जाते थे। तो शाहिस्ता खान आके तो बैठ गए। इन अप्रैल 1663, करीब करीब 3 साल उनको वहां सहन करने के बाद, शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही डेयरिंग काम किया। उन्होंने रात के अंधेरे में लाल महल में घुस के शाहिस्ता खान को मारने का प्लान बनाया। ये कोई आम बात नहीं थी। मुगलों की छावनी बहुत बड़ी थी। मैंने जैसे पहले कहा कि 1.5 लाख का सैन्य था शाहिस्ता खान के साथ, और उस उस 1.5 लाख के सैन्य को उनकी चौकियां होती थी, सबको पार करके लाल महल में घुसना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये किया, अंदर घुसे। शाहिस्ता खान का उस दिन नसीब अच्छा था, बस उनकी 3 उंगलियां कट गई, लेकिन वो जिंदा बाहर निकल पाए। उसके बाद औरंगजेब को पता चला कि उनके मामा से तो ये काम हुआ नहीं, तो उन्होंने भेजा मिर्जा राजा जयसिंह को। वो दिलेर खान के साथ आए। मिर्जा राजा जयसिंह कछवा राजपूतों के राजा थे और दिलेर खान के साथ आए। उनको ये कहा गया था कि दक्खन में जो शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य है, फिर बीजापुर जो थोड़ा बहुत रह गया है, कुतुबशाही जो रह गई है, सबको सबको नेस्तनाबूद करना है और सबको मुगल मुल्क बनाना है। दक्खन को बेसिकली मुगल लैंड बनाने के प्लान था, उसके लिए भेजा गया था उनको। अब मिर्जा राजा जयसिंह बहुत बहुत ही शूर थे। उन्होंने काफी लड़ाइयां देखी थी, बहुत सी लड़ाइयां जीती थी। उन्हें उन्हें बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उन्होंने उनके प्रयासों के कारण शिवाजी महाराज को अपने घुटने टेकने पड़े थे। पुरंदर की जो जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वहां पे शिवाजी महाराज के काफी किले मुगलों के हाथ चले गए। शिवाजी महाराज का स्वराज्य जो थोड़ा बढ़ चुका था, वो एकदम से कम हो गया। शिवाजी महाराज ने तो मनसबदारी लेने से मना कर दिया, लेकिन उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, संभाजी राजे, उनको मनसबदारी लेनी पड़ी मुगलों की।
और विजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद भी करनी पड़ी थी शिवाजी महाराज को। लेकिन लेकिन उसके कुछ महीने बाद 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुला लिया मिलने के लिए। अब वहां जो हुआ उससे पूरी तरह से दिल्ली का तख्त हिल गया था। आज तक दिल्ली ने सिर्फ लोगों को झुकते हुए देखा था, लेकिन शहंशाह के सामने कोई सिर उठा के खड़ा रहे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो राजे ने कर दिखाया। जब उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है, उन्होंने औरंगजेब ने उनको खिल्लत दी थी, वो ठुकरा दी और अपने पुत्र को लेके वहां से औरंगजेब को पीठ दिखा के चले गए। अब आलमगीर का अपमान हुआ है तो कुछ तो असर होगा उसका। शिवाजी महाराज को नजर कैद में रखा गया। बहुत महीनों तक वो नजर कैद में थे। यहाँ पे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। कुछ लोग और किसने उनकी मदद की, किसने नहीं की, हम इस टॉपिक पे आज नहीं जाएंगे। लेकिन वहां से वो अगस्त इन अगस्त 1666 वो वहां से भाग निकले। अब ये जैसे कि औरंगजेब को हमेशा से लगता था कि ये पहाड़ी चूहा आएगा और दिल्ली के गद्दी को भी ठुकरा के जाएगा, वो हो चुका था। शिवाजी महाराज वहां जाके शहंशाह को पीठ दिखा के आए थे। उस जमाने में आज हमें लगेगा कि पीठ दिखाए तो कौन सी बड़ी बात करती, लेकिन उस जमाने में जब कोर्टली प्रोटोकॉल हम जिसको बोलते हैं, जिसको एक 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 तरीका होता था बिहेव करने का, उसको उसको फॉलो नहीं करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद शिवाजी महाराज वापस आ गए आगरा से। वो महाराष्ट्र वापस आ गए बिना किसी ने उन्हें पकड़े। उसके बाद कुछ लगभग 3 सालों तक मुगलों में और मराठों में, मतलब शिवाजी महाराज में शांति रही। स्वराज्य ने एक के साथ एक कई कई शत्रुओं को झेला था। पहले अफजल खान आया, फिर सिद्दी जौहर आया, फिर शाइस्ता खान आया, फिर दिलेर खान और मिर्जा राजा जयसिंह आए। तो छोटा सा राज्य था, ज्यादा खजीना भी नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने स्वराज्य ने बहुत कुछ झेला था। तो 3 सालों में शिवाजी महाराज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एम्पावरिंग हिज स्मॉल टेरिटरी। जो भी उनके पास छोटा सा बचा था उसको उन्होंने एम्पावर किया। फिर उसके बाद आए 1670 में उन्होंने जाके सूरत लूटी दोबारा। एक बार पहले भी वो ये कर चुके थे। अब सूरत लूटना हमें लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सूरत मुगलों की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। सूरत में अंग्रेजों के काफी शिप्स आते थे। इट वॉज अ पोर्ट, तो वहां पे बहुत इट वॉज एक्सट्रीमली रिच, बहुत ही रिच लैंड थी और वहां से जो जाने वाला रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा था। तो सूरत लूटना बहुत बड़ी बात थी। मतलब मराठी में से बोला जाता है कि सूरत लूटना मतलब औरंगजेब की दाढ़ी को हाथ लगाना जैसा था। तो शिवाजी महाराज ने एक बार वो कर चुके थे, दोबारा वही काम किया। उसके बाद औरंगजेब ने थोड़ी बहुत कोशिश की शिवाजी महाराज को रोकने की या ये करने की, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मिर्जा राजा जयसिंह जब शिवाजी महाराज को कुछ हद तक सबड्यू करने के बाद जब वो बीजापुर पर कब्जा नहीं कर पाए थे, तो औरंगजेब को पता चल गया था कि अगर दक्खन और सदर्न एरियाज जो है उनको अगर हमें जीतना है तो उन्हें खुद आना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहा। शिवाजी महाराज ने 1674 में अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप का राज्याभिषेक करवा लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। कोई हिंदू वैदिक पद्धति से अपने आप को राजा घोषित कर रहा है। ये कई सालों में ये बात हुई नहीं थी। जब शिवाजी महाराज ने अपना अपना राज्याभिषेक करवाया तो महाराष्ट्र में कोई ऐसे पंडित नहीं थे जो वैदिक पद्धति से उनका राज्याभिषेक कर पाए। उन्हें गागा भट्ट जी को काशी से लाना पड़ा था बुला के कि वो आए और यहाँ पे उनका राज्याभिषेक करे।
हिंदुओं के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी ये। उनका अपना राजा था, उनका अपना स्वराज्य था। लेकिन उसके कुछ ही सालों में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, अनफॉर्चुनेटली। दैट वाज 1680। मुगलों को लगा चलो एक पहाड़ी चूहा तो मर गया, अब मराठों को यू चुटकियों में हम मराठों पे कब्जा कर लेंगे। फिर बीजापुर जो है, बीजापुर कुतुब शाह, देन जो भी थोड़ा बहुत बाकी के जो तो सदन सल्तनत थे उन पे कब्जा कर लेंगे। औरंगजेब निकले ऊपर से दक्खन में आने के लिए, ये सोच के कि 2-3 सालों में इन सब को कब्जा करके मैं वापस ऊपर चला जाऊंगा। वो नहीं जा पाए। मराठों ने इतनी कड़वी लड़ाई दी, इतनी कड़वी लड़ाई दी कि मुगल दक्खन में 27 सालों तक रहे। औरंगजेब दोबारा कभी ऊपर नहीं जा पाया। उनकी कब्र भी यही है, महाराष्ट्र में ही है उनकी कब्र। 27 ईयर्स। पहले संभाजी महाराज थे, फिर संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया, उनको बहुत बहुत टॉर्चर किया गया। संभाजी महाराज की जो हालत की थी मुगलों ने, वो पढ़ के आज भी किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनको हमेशा ये बोला जाता था कि इस्लाम स्वीकारो तो ये सब बंद हो जाएगा। उन्होंने नहीं स्वीकारा। उनकी आंखें निकाली गई, उनकी चमड़ी निकाली गई, उनको उनकी जो जीवा है वो काटी गई थी। बहुत कुछ किया गया था उनके साथ, लेकिन अंत तक उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी औरंगजेब की, जो उन्होंने संभाजी महाराज को इस तरह से टॉर्चर किया। उसके बाद जो मराठों में आग आग लगी थी, उसको औरंगजेब नहीं रोक पाया और उसी में मुगल सल्तनत जो है वो जल के राख हो गई। उसके बाद छत्रपति राजाराम महाराज बैठे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी देहांत हो गया। फिर उनकी जो पत्नी थी महारानी ताराबाई, उन्होंने मुगलों के साथ कई सालों तक लड़ाई जारी रखी और वो लड़ाई तब खत्म हुई जब औरंगजेब खत्म हो गया। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके साथ वो लड़ाई खत्म हुई। उस 27 सालों में जिस तरह से हमारे हिंदू योद्धा लड़े हैं, आई एम श्योर कि दुनिया के इतिहास में कहीं पे भी ऐसा ऐसा हमें एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। वो दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज अगेन वेरी फैसिनेटिंग। मैं ज्यादा डिटेल्स में आज नहीं जाऊंगी क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है आज। लेकिन उसके बाद बहुत कंफ्यूजन था, बहुत ही मुगलों में भी कंफ्यूजन था। औरंगजेब के डेथ मरने के बाद उसके उसके जो शहजादे थे उनमें लड़ाई हुई। हम वो टॉपिक पे आज बात नहीं कर रहे, तो हम वो पीरियड छोड़ देते हैं। लेट्स जंप टू 1730s। अब इतिहास के पन्नों के जो किरदार है वो बदल चुके थे। 1730s में हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह, जो कि मिर्जा राजे जयसिंह के ही आगे के जनरेशन में थे, वो मालवा में थे। मराठों का जो राजा था वो थे छत्रपति शाहू महाराज और उनके पेशवा थे पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव इस नाम का इतना वजन था नॉर्थ में कि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अगर शहंशाह को दिल्ली के गद्दी से हटा के अगर छत्रपति शाहू महाराज की भी वहां बिठाया होता तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। हम देखेंगे कि पेशवा बाजीराव इस नाम का क्या वेटेज था नॉर्थ में अभी। तो जैसे मैंने कहा कि किरदार बदल चुके थे। सवाई जयसिंह थे, छत्रपति शाहू महाराज थे दक्खनी हिंदुओं के राजा, और उनके पेशवा थे पेशवा बाजीराव। अब मुगलों की जो सेना थी उसकी वैसे तो शिवाजी महाराज के टाइम पे भी कुछ ज्यादा अच्छी हालत थी नहीं।
हमने देखा कि शाइस्ते खान के साथ 1.5 लाख का सैन्य आया था, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज और कुछ ही लोग घुस के शाइस्ते खान को पे हमला कर पाए थे। तो मुगलों की वैसे तो सेना की ज्यादा कुछ अच्छी हालत थी नहीं, लेकिन अब तो और भी बिगड़ गई थी। इन 1735 मराठा एंड द मुगल फोर्सेस क्लैश्ड इन मालवा। मराठों के जो कमांडर थे वो थे 14 साल के पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब पेशवा। वो बाद में पेशवा बने थे, उनको पहले नाना साहेब ही बोला जाता था या बायाजी बाजीराव बोला जाता था। और उनके साथ थे राणोजी शिंदे और मल्हार राव होळकर। ये जो लड़ाई हुई थी मुगलों में और मराठों में, उस लड़ाई में मराठे थे सिर्फ 20,000 और मुगलों का सैन्य था 2 लाख। इसके बाद भी इसके बाद भी मुगलों को 22 लाख दे के मराठों को they had to win back their lives. They had to win back the peace. The war was easily won by the Maratha force. अब आप सोच सकते हैं कि मराठों के जो हमारा जो सैन्य था उसकी ताकत क्या रही होगी। How well trained they must have been to fight merely 20,000 Marathas and 2 lakh Mughal army. अब हमें पता है कि मुगलों के पास खजाना बहुत बड़ा था, तो उनके इक्विपमेंट्स भी काफी हद तक सुपीरियर हुआ करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद जो असली शौर्य होता है वो किसी भी अच्छे इक्विपमेंट से का सामना नहीं कर पाता है। तो हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो बहुत ही ज्यादा शूर थे और उसी के कारण उन्होंने मुगलों पर जीत हासिल की थी। अब ये किस्सा बताने का रीजन ये है कि जब ये लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई 1735 में चल रही थी और 24 मार्च को ये जो 22 लाख दे के पीस ट्रीटी जो साइन हुई थी वो 24 मार्च को साइन हुई थी। इसी टाइम पीरियड में बाजीराव पेशवा की जो माताजी थी राधाबाई, वो तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी नॉर्थ में। शत्रुओं के इलाके में वो एक छोटे से उनके साथ एक छोटा सा कुछ और लोग थे, उनकी बेटी थी, उनके जमाई थे और कुछ और लोग थे, लेकिन ज्यादा बड़ा सैन्य वगैरह नहीं था उनके साथ। लेकिन बाजीराव पेशवा के नाम का इतना वेटेज था कि जब जिन लोगों के साथ वो लड़ रहे थे उन्हीं लोगों ने उनकी माताजी को सेफली यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए मेहनत की थी। उन्हीं लोगों ने उनकी माताजी को वो मेरी माताजी जैसी है बोल के उनको सेफली जाने के लिए रास्ता दिया था। तो अब सोच सकते हैं कि बाजीराव पेशवा इस नाम का क्या वेटेज रहा होगा, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा नॉर्थ में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हुआ था, उनका जो रास्ता था पिलग्रिमेज का, जो तीर्थ यात्रा का जो रास्ता था वो रजपुताना से होता हुआ जाता था। अब राजपूत जो है वो हिंदू ही थे, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये किया तो कौन सी बड़ी बात की। हम हिंदुओं में तो ये माना जाता है कि हम कोई बुजुर्ग अगर है आ रहे हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनको कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, हम we take it upon us as a responsibility. लेकिन and it was very important that she was honored in Rajputana. लेकिन मोहम्मद खान बंगश जो कि बाजीराव पेशवा के बहुत ही घने दुश्मन थे, उन्होंने भी राधाबाई जब उनके इलाके में आई तो उन्होंने भी उनको बहुत ही सम्मान से उनको रास्ता दिखाया, उनको हजार उनकी फौज उनके साथ भेजी थी उन्होंने, टू एंश्योर दैट शी पासेस सेफली थ्रू हिज टेरिटरी। अब एक दुश्मन की माताजी के लिए कोई इतना करे, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजीराव पेशवा जो थे उनका क्या लेवल था। उसी दौरान एक पत्र लिखा गया था मराठों के जो प्रतिनिधि होते थे, उन्होंने
पेशवा बाजीराव जिनको राव भी बोला जाता था, उनको एक पत्र लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि स्वामी, मतलब राव को उन्होंने स्वामी करके संबोधित किया है। तो स्वामी का नाम सुनते ही यहाँ के लोग अपना जो शौर्य है वो खो देते हैं। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द नॉर्दर्न पावर्स, जिनको हम, जो इतना बहुत शान से रहते थे कि हम मुगल है, हम किसी के सामने झुकते नहीं है, और जिनकी इतनी शान हुआ करती थी, वो बस नाम सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती थी। ये था पेशवा बाजीराव का नॉर्थ में। मराठी में ना इट्स इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, दरारा बोलते हैं हम, जिसको वेटेज बोला जाएगा, जो उर्दू वर्ड आएगा दहशत, वो आएगा, लेकिन दरा आई प्रिफर दरारा बिकॉज इट गिव्स मी दैट फीलिंग। ओके, तो ये चल रहा था। इसके साथ इस जिनके साथ लड़ रहे थे उन्होंने ही राधाबाई को इतने अच्छे से घुमा के अपने घर वापस भेज दिया था। 1735 की दिवाली में पेशवा बाजीराव जो है वो दिल्ली जाने के लिए निकले। अब क्यों? आपको याद होगा, जैसे मैंने कहा था कि मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आगरा भेजा था शहनशाह के साथ बैठ के पीस टॉक्स के लिए, कोई यू नो बीच का रास्ता निकल सकता है या नहीं, ये देखने के लिए। सवाई जयसिंह जी ने भी वही किया और पेशवा बाजीराव को कहा कि आप जाए, शहनशाह से बात करें और हम शांति चाहते हैं। तो पेशवा बाजीराव गए। पहले वो उदयपुर गए। उदयपुर में वो 1736 में पहुंच गए। अब इस दौरान मैंने जो पहले जो कहा था ना कि वो अगर छत्रपति शाह को भी बिठा सकते थे दिल्ली की गद्दी पे, वो जो लेटर है वो जे सरदेसाई जो है उन्होंने यहाँ पे वो लेटर कोट किया है। उदयपुर में वहां के जो महाराणा थे, महाराणा जगत सिंह, उन्होंने पेशवा बाजीराव को अपने बराबर की गद्दी दी थी। अब आज के जमाने में जब हम इन सब बातों को इतना नहीं देखते, किसी के भी साथ जाके बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। किसी अन्य राज्य के पेशवा आए हैं, उनको राजा अपने बराबर की गद्दी दे रहे हैं। इट शोज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन। राजा के साथ बैठने का अधिकार किसी और को होता नहीं था, लेकिन वो पेशवा बाजीराव को दिया गया था। उन्होंने नहीं लिया, वो एक स्टेप नीचे बैठ गए, वो उनका बड़प्पन था, लेकिन महाराणा जगत सिंह ने उन्हें वो अधिकार दिया था। उसके बाद गए, वो सवाई जयसिंह जी से भी मिले जयपुर में, लेकिन जिस तरह से आलमगीर औरंगजेब बहुत ही घमंडी थे, उसी तरह से ये शहनशाह भी बहुत घमंडी था। उन्होंने और बाजीराव पेशवा से मिलने से मना कर दिया। अब पिछली बार जो हुआ था वही हुआ। शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था, इस बार बाजीराव पेशवा का अपमान किया गया। वो वहां से लौट आए, लेकिन वो बहुत नाराज थे और उन्हें ये पता था कि किसी भी हालत में मुगलों को सबक सिखाना है। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, तब तक दिल्ली वालों को लगता था कि पुणे से दिल्ली बहुत दूर है, वहां पे कोई नहीं आ सकता, दिल्ली को कोई छू तक नहीं सकता। तो पेशवा बाजीराव ने क्या किया, उनका यही जो भ्रम था वो तोड़ दिया। कैसे? बताती हूँ मैं। इन जनवरी 1737 पेशवा बाजीराव मालवा में गए। वहां पे होलकर और शिंदे, इनकी आर्मी पहले से थी, उनको जाके मिले वो, और वहां से सब दिल्ली की ओर चल पड़े। अब एक छोटा सा सेटबैक मिला था उन्हें। सादत खान के साथ मल्हार राव होलकर की एक छोटी सी लड़ाई हुई, जिसमें मल्हार राव होलकर की जो आर्मी थी उनको थोड़ा नुकसान सहना पड़ा था। तो सादत खान बीइंग अ मुगल एंड खानदानी घमंडी, उन्होंने शहनशाह को लिखा कि हमने मराठों के सैन्य को मार गिराया है। मैंने खुद 2000 को मारा और 2000 नदी में डूब गए। अब
छोटा सा हिस्सा था सैन्य का, जिन जिनसे पाला पड़ा था उनका, और उन्होंने शहंशाह को ये लिख दिया कि हमने पूरी सैन्य को मार गिराया है, 2000 को मारा और 2000 को मैंने डुबाया। अब ये सुन के शहंशाह बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, बढ़िया। उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उनका बहुत सम्मान हुआ सादिक खान का। लेकिन ये एक अच्छी बात थी मराठों के लिए, हमारे हिंदू शेरों के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि शहंशाह को बिल्कुल नहीं लगा था कि कुछ दिनों के बाद पेशवा बाजीराव खुद दिल्ली में आ जाएंगे। तो शहंशाह तो एकदम मजे में रहने लगे कि अब भाई अब कुछ नहीं होने वाला। उसके कुछ दिनों के बाद पेशवा बाजीराव अपने सैन्य के साथ दिल्ली पहुंच गए। जो दिल्ली वालों को लगता था कि दिल्ली पे कोई आक्रमण नहीं हो सकता, पेशवा बाजीराव ने दिल्ली में जाके थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत लूट करी। अब उनको उनको तो दिल्ली को पूरी तरह से नष्ट करना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुरानी पुरानी नगरी है, ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन शहंशाह तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि दिल्ली अब पुणे से दूर नहीं है, और पुणे से कोई भी दिल्ली आके उनको उनकी गद्दी से उठा के जमीन पे पटक सकता है। तो ये थी पेशवा बाजीराव की कहानी। उसके बाद ये एक छोटे से किस्से से हुआ ये कि मराठों का, यानी कि हिंदुओं का जो है इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट पूरे देश पे आ गया था। Almost the entire country was under the Hindu influence. Even the शहंशाह, दिल्ली का शहंशाह भी हिंदुओं से डरता था। अब हिंदू इन्फ्लुएंस का रीच में बताती हूँ आपको। दिल्ली से लेके कर्नाटक तक, गुजरात से लेके बेरार तक इतना बड़ा फैला हुआ था हिंदुओं का राज्य, और वो सिर्फ एक मनुष्य के कारण, वो थे पेशवा बाजीराव। उसके बाद भी काफी सारी घटनाएं हुई, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लाल किले पे भगवा लहराने की बात तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो डोमिनेंस था हिंदुओं का पूरे देश पे, वो रहा पानीपत के तीसरी लड़ाई तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई हिंदुओं के लिए बहुत ही ट्रेजिक थी। जिस तरह से हिंदुओं की हार हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि उसके केवल 10 साल में भगवा लाल किले पे होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में मैं आज तो नहीं बात करूंगी, लेकिन वो एक बहुत ही पेनफुल किस्सा है हमारे इतिहास का। इट्स अ वेरी पेनफुल चैप्टर, बट इट इज समथिंग दैट एवरी हिंदू मस्ट रीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी वेंट रॉन्ग। हम कहाँ गलत थे और ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसीलिए हम सबको वो चैप्टर पढ़ना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई की बात हुआ ये था कि मराठों के बहुत से जो वेल ट्रेन्ड लीडर्स थे, वो मारे गए थे वहां पे, और एंड पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ था। पानीपत के बाद ताना साहेब पेशवा जो है वो गुजर गए कुछ ही समय में। उसके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा विश्वास राव पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। उनके कजिन भाई जो थे सदाशिव राव भाऊ, वो भी पानीपत की लड़ाई में मारे गए थे। नाना साहेब पेशवा के जो दूसरा बेटा था माधवराव, उनको पेशवा की गद्दी मिली। अब माधवराव थे केवल 17-18 साल के, और बचपन से ही विश्वास राव जो है, उनको पेशवा बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग तो हर बच्चे को मिलती है, लेकिन वो सबसे बड़े थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पिताजी के बाद वही बैठेंगे, तो उनको उस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। माधवराव पेशवा आयु में बहुत छोटे थे। उससे हुआ ये कि उनके घर में ही थोड़े झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव,
उनको लगा कि मैं घर का बड़ा हूं तो मुझे पेशवा की गद्दी मिलनी चाहिए। तो वो झगड़ों का जो किस्सा है वो भी अलग सा है, हम उसके बारे में भी आज बात नहीं करेंगे। लेकिन अब माधवराव पेशवा जो थे उनके सामने बहुत ही बड़ी परीक्षा थी, वो ये थी कि हिंदुओं ने जो पानीपत की लड़ाई में गवाया था वो उनको दोबारा मिलाना था, दोबारा हिंदुओं को वो ग्लोरी वापस दिलानी थी उन्हें। छोटी सी आयु में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो एक एक उनके उनके जीवन का एक किस्सा है जो मैं यहाँ पे छोटे से पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगी कि वहां पे उनके बारे में जो भी लोग नेगेटिव बोल रहे थे वो सबकी बोलती बंद हो गई। वो ये था कि एक राक्षस भुवन करके एक जगह है, वहां पे लड़ाई हो रही थी और वहां पे उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव, वो दुश्मनों से घिरे गए थे। अगर कोई उनको जाके नहीं बचाता तो वो पकड़े जाते। पेशवा माधव राव ने अपनी अपनी जान की परवाह नहीं किए हुए जाके उन्हें बचाया था। इस एक एक छोटी सी बात से हुआ ये कि सबके जो मुंह थे, सब जो बोल रहे थे कि ये बच्चा है, ये नहीं कर पाएगा, सबके मुंह बंद हो गए। जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं का नेतृत्व किया था उन शुरुआत के कुछ सालों में, और ये पर्टिकुलर एक किस्से किस्से सबके मुंह बंद हो गए और सबको विश्वास हो गया कि ये माधवराव पेशवा ही है जो हमें दोबारा वो ग्लोरी दिला सकते हैं। फिर भी पानीपत की लड़ाई के बाद जो हिंदुओं का जो इंफ्लुएंस था वो बहुत कम हो गया था। नॉर्थ में भी बहुत से लोग थे, दुश्मन थे, जो अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे दुश्मनों ने, मुगलों ने। साउथ में हैदर अली, निजाम, इन्होंने भी पैर फैलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी सब राजा बन जाते हैं। किसी एक अथॉरिटी के बिना सबको राजा बनने का शौक चढ़ता है। तो सबसे पहले साउथ के साथ माधवराव पेशवा ने डील किया। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट किया। अब नॉर्थ, उसके साथ साथ अब फिर से इतिहास में एक और नया किरदार जुड़ गया था, वो थे ब्रिटिश, अंग्रेज, जो बाजीराव पेशवा के टाइम पे सिर्फ ट्रेडर्स बन के घूमते थे, शिवाजी महाराज के टाइम पे सिर्फ ट्रेडर्स बन के घूमते थे। अब उन्होंने अपने इंटेंशंस दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बंगाल और मद्रास पे कब्जा कर लिया था। उनको बॉम्बे पे भी वैसे ही कब्जा करना था, लेकिन पेशवा जो है वो उनके लिए रुकावट बने बैठे थे। उन्होंने काफी कोशिशें की थी पेशवा को जीतने की, लेकिन पेशवा बहुत 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 ही स्मार्ट बोल सकते हैं हम उनको चतुर बोल सकते हैं। उन्हें पता था कि ब्रिटिशों को अगर उंगली दी तो वो पूरा हाथ पकड़ लेंगे। उन्होंने कई बार अपने पत्रों में ये लिखा भी है कि डू नॉट लेट द ब्रिटिश गेट अ होल्ड ऑफ दिल्ली। अंग्रेजों को अपने पैर फैलाने का मौका मत दो। तो ये एक नया किरदार जुड़ चुका था। अब मैं बताती हूँ कि पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली के क्या हाल थे। शाह आलम, जो कि शहंशाह थे दिल्ली के, वो इलाहाबाद में थे और ब्रिटिशों ने उनको एक ट्रीटी में बंद कर लिया था। वो पहले से वो बस नाम के शहंशाह रह गए थे। उनके हाथ में ना तो सैन्य था, ना कोई पावर थी, कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशों के अधीन थे वो। ब्रिटिशों ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि अगर वो किसी को हमला भी करना चाहेंगे तो उनके पास कोई सैन्य नहीं था। हर चीज के लिए वो ब्रिटिशों पे दे वर डिपेंडेंट। ओके, देन नवाब बंगाल के जो नवाब थे, अवध के जो वजीर थे, उनको भी इन्हीं हालातों में ब्रिटिशों ने बांध के रखा था। मतलब उनकी भी बस नाम के वो नवाब और वजीर रह गए थे, उनके पास भी कोई ताकत थी नहीं। ब्रिटिशों ने एक बहुत ही चालाकी की थी। उन्होंने इन रीजन्स के जो इन लोगों की जो जमीन थी उसमें से रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ले लिए थे, लेकिन
कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उनके ऊपर। मतलब ब्रिटिश जो है बस टैक्सेस लेंगे, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मतलब बस मलाई खाने का काम करेंगे अंग्रेज और कुछ नहीं करेंगे, ये था। तो वो करने वाला था क्लाइव, जो बंगाल का गवर्नर बन के आया ब्रिटेन से। क्लाइव नाम था उस बंदे का। उसने कुछ ऐसे फांसे फेंके कि ये लोग उनके हाथ तो बांध दिए, और ये जो पूरा रीजन था वहां की मलाई खाने के लिए अंग्रेज रेडी बैठे थे, और कोई काम नहीं करेंगे वो। दिल्ली जो है वो नाजिब खान रोहिला के हाथ में थी। नाजिब खान पानीपत की लड़ाई से ही ये किरदार रहा है इतिहास के पन्नों में, और एक बहुत ही एक्सक्यूज माई लैंग्वेज कमीना आदमी था, बहुत ही कमीना। मैं बताती हूँ कैसे। तो माधवराव पेशवा को ये दिल्ली के हालात पता थे, तो उन्होंने रघुनाथ राव को पहले भेजा नॉर्थ, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ही कुडंट अचीव अ लॉट, क्योंकि रघुनाथ राव की जो अंडरस्टैंडिंग थी दिल्ली के पॉलिटिक्स की, वो उतनी थी नहीं जितनी माधवराव पेशवा की थी। तो वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, वो वापस आ गए। 1769 में रामचंद्र गणेश और विसाजी कृष्ण के नेतृत्व के में बहुत ही बड़ा सैन्य को भेजा गया नॉर्थ में। दे वर जॉइंट बाय महाजी शिंदे एंड तुकोजी होळकर। मल्हार राव होळकर की जी की कुछ समय पहले देहांत हो चुका था, और उनके जो पोते थे उनका भी देहांत हो चुका था। इस ये जब चल रहा है तब अहिल्याबाई वॉज लीडिंग इंदौर, और उनके रिश्तेदार थे तुकोजी होळकर। तो वो होळकर परिवार का रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनकी जो उनका जो एरिया था उसके मिलिट्री हेड तुकोजी होळकर थे। तो ये ये चार, जिनको हम वेटरन्स बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर, इन चारों के अंडर बहुत बहुत बड़ा सैन्य नॉर्थ में गया। अब उसके पहले इस जो कैंपेन जिसे हम बोलेंगे, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। राजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने मराठों को रिक्वेस्ट करी कि उनके भाई जो नवल सिंह है उनके खिलाफ उनकी मदद करें। तो मराठों ने उनकी मदद कर दी, मराठे जीत भी गए। जीतने के बाद हाँ, हिंदुओं के अंडर आया मथुरा और आगरा। अब मथुरा और आगरा दिल्ली के बहुत नजदीक है, तो नाजिब खान ने बातचीत करना शुरू कर दिया कि हम किस तरह से ना शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ होगा, ऐसा वो कह रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसकी फितरत जो है हमेशा से खराब रही है। तो उसने क्या किया अभी, उसने बातचीत शुरू की मराठों के साथ भी, मतलब हिंदुओं के साथ भी, और मोहम्मद खान बंगश के साथ भी उसने बातचीत शुरू की। अब हुआ ये कि उसने कहा मराठों को कि रामघाट का जो एरिया है वहां पे छावनी लगा दो आप। तो मराठों ने लगा दी वहां पे छावनी। अब बात हुई ये कि एक तरफ था मोहम्मद बंगश का पूरा सैन्य, दूसरी तरफ था नाजिब खान, और उनके बीच फंसे हुए थे हमारे हिंदू शेर। जब पेशवा माधवराव को ये बात पता चली तो उन्होंने पुणे से एक और सैन्य तैयार किया, ऊपर उनको जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए। वही हो रहा था जो पानीपत में हुआ था, और बहुत से लोगों ने वो देखा था, बहुत से लोगों ने वो सुना था। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एट दैट टाइम। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे मराठा आर्मी के, उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को बचा के, वो जो दोनों के बीच में जो फंसे हुए थे अपने आप को निकाल लिया, उससे बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद नाजिब खान मर गया, ही डाइड। अब उसके बाद उसका जो बेटा था जबीता खान, उसके हाथों सारी जायदाद लग गई, और नाजिब खान की जो पोस्ट थी वो भी जबीता खान को मिल गई। अब एक बहुत ही बड़ा दुश्मन चला गया था। तो दैट वाज 31 अगस्त 1770 पे नाजिब खान मर गया।
फिर उसके बाद मराठों ने आजू-बाजू के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। एताव एतावह और अलीगढ़ और फर्रुखाबाद, ये सारे इलाके जीतने के बाद मराठों ने हमला किया दिल्ली पे। फिर से एक बार दिल्ली के लोगों को जो लगता था कि दिल्ली को कभी कोई छू नहीं सकता, मराठे दिल्ली में पहुंच गए थे और इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दिल्ली में गए, लाल किले के सामने पहुंच गए फरवरी 1771 में। ज़बीता खान वहां पे था, उसको बोला गया कि भाई लाल किला हमें दे दे। उसने मना किया। घमंड तो मतलब ठूस ठूस के भरी होती थी इन लोगों में, तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद लाल किले पे हमला किया गया। कुछ ही समय में लाल किला उसको देना पड़ा और इस तरह से तो भगवा, जिसको मराठी में हम जरी पटका बोलते हैं, वो लाल किले पे लहराया था। इस 200 साल की जो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य से जो शुरू हुआ था, वो यहाँ पे आके खत्म हुआ। um, Before I conclude, I would like to say one thing. उसके बाद मुगल बादशाह की जो हालत थी वो कुछ ऐसी थी। हिंदुओं ने तो बोला कि इलाहाबाद में बैठे हुए हो, वो काफी समय से दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेज उसको लेके जा नहीं रहे थे। ब्रिटिशों को कहना था कि हम नहीं लेके जा पाएंगे, बहाने बना रहे थे। उसको पता था कि जब तक उसके हाथ में दिल्ली नहीं आती, वो बस नाम का बादशाह है। तो मराठा ने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम दिल्ली लेके जाते हैं, लेकिन लाल किला देने के बदले में हमें 25 लाख देने होंगे। जब बादशाह पहली बार दिल्ली में कदम रखेगा, तो उसके बाद 15 लाख देने होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगेगा कि पैसों की रिटर्न में क्यों भेजा उसको, लेकिन इतनी लड़ाइयों के बाद जो खजाना था पूना में, वो बहुत कम हो गया था और देयर वाज फंड्स वर रिक्वायर्ड, सो दिस वाज अ नेसेसरी स्टेप। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद बादशाह बस नाम का बादशाह रह गया था। वो ये था, वजीर के अलावा कोई भी अगर अपॉइंटमेंट करनी हो, तो वो मराठों के कंसेंट से ही होगी। जब तक मराठों के साथ बातचीत नहीं होती, मुगल दरबार में कोई भी सरदार को बिठाया नहीं जाएगा। तो अब अगर अपने ही दरबार में लोगों को नहीं बिठा सकता, तो वो काहे का बादशाह। तो उसकी ये हालत बन गई थी कि वो उस नाम का बादशाह था और पूरी तरह से हिंदुओं के अधीन था। तो उसके बाद ज़बीता खान को पकड़ने के लिए नाजिबाबाद गए। वहां पे पानीपत की लड़ाई में जो हमारे लोग पकड़े गए थे, पानीपत की लड़ाई में सिर्फ योद्धा नहीं मारे गए थे, तो काफी सारे सिविलियंस भी थे उनके साथ। वो उनको भी बंदी बनाया गया था। तो नाजिबाबाद के किले में, जिसको पत्थरगढ़ भी बोलते हैं शायद से, वहां पे बहुत से हमारे जो महिलाएं थी वो पकड़ी गई थी, वो भी मिली। बहुत बड़ा खजीना भी मिला और वहां से ज़बीता खान तो बच गया, लेकिन उसके परिवार के साथ हमारे जो हिंदू शेर है वो पूना लौट आए। अब उसके बाद जो हुआ वो अलग किस्सा है। ज्यादा दिनों तक ये जीत रह नहीं पाई या ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाई है, मैं कहूंगी, लेकिन इट्स दैट इज समथिंग फॉर लेटर। ये आई वॉज थिंकिंग ऑफ हाउ आई विल कंक्लूड दिस थिंग, और कल मुझे एक बहुत ही इंसाइटफुल स्टेटमेंट मिला ट्विटर पे ही। वो ये था कि विक्ट्री इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम एंड बियॉन्ड फॉर द कमिंग जनरेशन। बहुत सही बात बोली है कि हमें लगता है कि एक जीत हो गई तो हमने जीत लिया, लेकिन हार जीत कोई, इट्स नॉट द एंड। जीत लिया तो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर कभी नहीं आता। सो जो मिलाया है उसको रखने के लिए भी बहुत बलिदान देना पड़ता है। तो उसके बाद में इतिहास में जो भी हुआ वो उसी बलिदान का हिस्सा था। मैं ये कह के अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद।